इंडिया तो अब इतना गरीब देश नहीं रहा है कि उसे कचरा खरीदना पड़े, तो फिर क्यों ये लोग विदेशों से भी कचरा खरीद रहे हैं। एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री जी इंडिया की इकोनॉमी को अगले 5 सालों में वर्ल्ड में टॉप 3 पर लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस कचरे को इंडिया आने से नहीं रोक रहे हैं। और यह इकोनॉमी का वादा बिल्कुल वैसे ही है जैसे इलेक्शंस के टाइम पर हर नेता करता है कि इंडिया का कर्ज जो कि 2014 में 58 लाख करोड़ था, उसे 2023 तक 155 लाख करोड़ का कर दिया। हमारे आसपास जितने भी प्लास्टिक के प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं उनमें से केवल 9% प्लास्टिक को ही रिसाइकल किया जा सकता है, और यह सब कुछ कई सालों से चलता आ रहा था, लेकिन फिर चीन ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। आंखों में जलन इतनी हो रही है कि आदमी बस उसकी लाइफ तो समझिए बहुत ही नर्क लाइफ है। हाँ, मक्खियाँ भी हैं, मक्खियों की से भी दिक्कत है। सुबह क्या, शाम क्या, दोपहर क्या, हर टाइम मक्खी रहती है। देख भी रहोगे आप लोग यहाँ पे। All these waste pickers who are actually the poorest of the poor and the most backward classes. नई दिल्ली में एक जगह है जहां पर कूड़े का पहाड़ बना हुआ है, जिसमें से ज्यादातर कचरा प्लास्टिक का है। इस कचरे से निकलने वाली बदबू ने इसके आसपास के रहने वाले लोगों की जिंदगी को नर्क बना रखा है। लेकिन यह बात जानकर आप चौंक जाएंगे कि यह पहाड़ दिल्ली के लोगों या फिर भारत के लोगों के द्वारा किए हुए कचरे से नहीं बना है, बल्कि इस पहाड़ के कचरे का 80% से ज्यादा हिस्सा दूसरे अमीर देशों से हमारे देश के नेताओं ने खरीदा है। अमीर देशों में टन्स में कचरा प्रोड्यूस होता है और फिर यह अमीर देश अपने कचरे को शिप के द्वारा छोटे या गरीब देशों में भेज देते हैं। और वेस्ट साइड की कंट्रीज में यह कचरा इतना ज़्यादा इकट्ठा हो चुका है कि उनके पास पर्सनल गार्बेज बन चुके हैं, और यह कचरा हजारों लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बना हुआ है। भारत में यह कचरा इतना ज़्यादा इकट्ठा हो चुका है कि इसकी वजह से एक पूरा पहाड़ बन चुका है। अमेरिका जिस कचरे को प्रोड्यूस करता है उसे वह अपने यहाँ रखना नहीं चाहता है, इसीलिए वह इसे पुअर कंट्रीज में भेज देता है। इन कंट्रीज को इस कचरे को रखने के लिए पैसे दिए जाते हैं, तो इन लोगों के पास भी और कोई चॉइस नहीं होती है। लेकिन इंडिया तो अब इतना गरीब देश नहीं रहा है कि उसे कचरा खरीदना पड़े, तो फिर क्यों ये लोग विदेशों से भी कचरा खरीद रहे हैं। एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री जी इंडिया की इकोनॉमी को अगले 5 सालों में वर्ल्ड में टॉप 3 पर लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस कचरे को इंडिया आने से नहीं रोक रहे हैं। और यह इकोनॉमी का वादा बिल्कुल वैसे ही है जैसे इलेक्शंस के टाइम पर हर नेता करता है, क्योंकि 10 सालों में तो इनसे कुछ हुआ नहीं, बल्कि इंडिया का कर्ज जो कि 2014 में 58 लाख करोड़ था, उसे 2023 तक 155 लाख करोड़ का कर दिया। खैर, ये वीडियो इस टॉपिक पर बात करने के लिए नहीं बनाई गई है, इस टॉपिक के लिए कोई अलग वीडियो बनेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 25 से भी ज्यादा देश 1,21,000 मीट्रिक टन से भी ज्यादा कचरा इंडिया में आ चुका है। अमेरिका 90s के टाइम से ही अपने कचरे को शिपिंग कई देशों में कर रहा है। जो कचरा इंडिया में आता है, इंडिया में आने के बाद इस कचरे को नष्ट करने के लिए जला दिया जाता है। इसके बाद ये हवा में मिल जाता है और लोगों की सांस के जरिए उनके अंदर जाकर कई नई बीमारियों को लगा देता है। कभी कभी इस कचरे को समुद्र में भी फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से यह उसमें रहने वाले जानवरों या मछलियों को भी नुकसान पहुंचाता है। अब इस सब की वजह से गरीब लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। कभी कभी इस कचरे को जानवर भी खा लेते हैं। अब जिस कचरे को जानवर खाते हैं उसमें सबसे ज्यादा होती है प्लास्टिक। जो लोग इस कचरे के पास के एरिया में रहते हैं उनके लिए तो इस कचरे की बदबू बहुत ही भयानक होती है। इसी कचरे की वजह से इसके आसपास रहने वाले लोगों को बहुत ही भयानक बीमारियां भी हो चुकी हैं। आंखों में जलन इतनी हो रही है कि आदमी बस मजबूरी है, घर तो छोड़ ही सकते हैं हम। उसकी लाइफ तो समझिए बहुत ही नर्क लाइफ है। हाँ, मक्खियाँ भी हैं, मक्खियों की से भी दिक्कत है। सुबह क्या, शाम क्या, दोपहर क्या, हर टाइम मक्खी रहती है। देख भी रहोगे आप लोग यहाँ पे, इससे भी दिक्कत है। अब ये मक्खी गंदगी तो है ही है, गंदगी की वजह से ही खाने वाने पे बैठती है, तो उससे भी दिक्कत ही है हम लोगों को। गंद जो होती है उसकी महक वो भी बर्दाश्त नहीं होती है, और जब आग लगती है तो उसकी भी महक बर्दाश्त नहीं होती बिल्कुल भी। आप लोगों को हमेशा यही बताया जाता है कि आपके घर से जो भी कचरा निकलता है उसे एक रिसाइकलिंग सेंटर पर ले जाया जाता है, जहां पर आपके इस कचरे को रिसाइकल करके नए प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में बदल दिया जाता है। लेकिन यह बड़ी बड़ी कंपनियां और आपकी सरकार आपको यह कभी नहीं बताएगी कि आज के टाइम पर रिसाइकल करना एक यूजलेस चीज हो चुकी है। देखिए, प्लास्टिक कई तरह की होती है, जिसमें से केवल PETE नंबर 1 और HDPE नंबर 2 को ही रिसाइकल किया जा सकता है।
और सिर्फ इन दो कैटेगरी की प्लास्टिक को ही रिसाइकल करके रीयूज करना सेफ होता है और जितनी भी अलग कैटेगरी की प्लास्टिक होती है उसे रीयूज करना सेफ नहीं होता है। जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां प्लास्टिक के कचरे को खरीदती हैं वह उसे रिसाइकल करके उससे नए प्रोडक्ट बनाती हैं और इस काम को करने के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट बना हुआ है और सबसे ज़्यादा आसान होता है प्लास्टिक को रिसाइकल करना। तो इसीलिए यह कंपनियां वाटर बोतल, सोडा बोतल, मिल्क जग, डिटर्जेंट के कंटेनर, योगर्ट या बटर को रखने के लिए यूज़ किए जाने वाले टब, ऐसी चीज़ों को आसानी से रिसाइकल कर देती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन्हें रिसाइकल नहीं किया जा सकता है, जैसे स्टीरोफोम या फिर प्लास्टिक रैप या फिर ग्रोसरी बैग जैसी चीज़ों को आसानी से रिसाइकल नहीं किया जा सकता क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में टॉक्सिन्स होते हैं। हमारे आसपास जितने भी प्लास्टिक के प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं उनमें से केवल 9% प्लास्टिक को ही रिसाइकल किया जा सकता है और ये बात भी बिल्कुल सच है कि ये जितने भी एफर्ट्स किए जाते हैं, जितनी भी चीज़ों को रिसाइकलिंग करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं वह सिर्फ इस 9% प्लास्टिक के लिए ही चल रही हैं क्योंकि रिसाइकलिंग एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है और इसमें बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है। रिसाइकल करते वक्त प्लास्टिक को उसके टाइप और कलर के हिसाब से सेपरेट करना ज़रूरी होता है। यहाँ पर कभी भी किसी ऑरेंज डिटर्जेंट की बोतल को किसी साफ सोडा बोतल के साथ रिसाइकल नहीं किया जा सकता और इसी सब एक्सपेंसिव से बचने के लिए ज़्यादातर सेंटर सभी तरह की प्लास्टिक को रिसाइकल नहीं करते हैं। वह इस सब में अपना पैसा फंसाना नहीं चाहते क्योंकि इन कंपनियों के लिए नई प्लास्टिक को यूज़ करना भी और ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है। तो अब समझते हैं कि इस प्लास्टिक वेस्ट के साथ क्या किया जाता है। इसमें से ज़्यादातर वेस्ट को जला दिया जाता है। अमेरिका के ओरेगन में पहले कई सालों तक प्लास्टिक वेस्ट को जलाया जाता था, लेकिन फिर इन प्लास्टिक वेस्ट को जलाने के कारण कई तरह के केमिकल्स रिलीज होते थे जिसकी वजह से आसपास रहने वाले लोगों को कई तरह की बीमारियां होने लग गई। ओरेगन के रिसाइकलिंग सेंटर में एक मैनेजर ने बताया था कि जो पैकेजिंग के प्लास्टिक के बॉक्स होते हैं जैसे कि स्ट्रॉबेरी के बॉक्स, योगर्ट के कप, इस तरह की प्लास्टिक को रिसाइकल करके नया नहीं किया जा सकता है, इसलिए इस तरह की प्लास्टिक को जला दिया जाता है। अमेरिका में प्लास्टिक का कचरा बहुत ही बड़ी तादाद में इकट्ठा हो चुका है और यह कचरा 500 सालों में भी डिकम्पोज नहीं हो सकता है, इसलिए इस कचरे को या तो जला दिया जाता है या फिर समुद्र में बहा दिया जाता है। इस तरह से दुनिया के कई देश अपने कचरे को समुद्र में बहा रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कचरा फिलीपींस के समुद्र में बह रहा है। अब अगर हम अपने दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो कूड़े का पहाड़ है वह पूरी दुनिया के 25 से भी ज़्यादा देशों से लाए गए कूड़े से बना है। हमारे भारत के अलावा टर्की, थाईलैंड और मलेशिया इन दूसरे देशों के लिए भी डंपिंग ग्राउंड बन चुके हैं और इन जगहों पर भी दिल्ली की तरह ही कूड़े के पहाड़ बन चुके हैं। हमारे देश में सबसे ज़्यादा कचरा अमेरिका बेचता है, लेकिन यह सब कुछ हमेशा से ऐसा नहीं था। 2017 तक अमेरिका अपने प्लास्टिक वेस्ट को चीन में सप्लाई किया करता था और यह सब कुछ कई सालों से चलता आ रहा था, लेकिन फिर चीन ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। अमेरिका चीन को अच्छी रिसाइक्लेबल प्लास्टिक सप्लाई करता था जैसे दूध की बोतल और सोडा बोतल, लेकिन इसी के साथ टन्स में जंक की ऐसी प्लास्टिक भी दी जाती थी जिससे रिसाइकल नहीं किया जा सकता है, जिसे चीन को या तो जलाना पड़ता था या फिर ज़मीन में ही गाड़ना पड़ता था, जिससे कि उनका एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हो रहा था। और इसीलिए साल 2017 में चीन ने अमेरिका से प्लास्टिक को इंपोर्ट करने पर बैन लगा दिया और इसी के साथ ही चीन ने एक स्टेटमेंट भी दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि अब हम इस वेस्ट को नहीं ले सकते हैं, अब उन्हें कोई और देश ढूंढ लेना चाहिए जो इनके कचरे को संभाल सकता है। अब अमेरिका भी अपने कचरे को अपने पास रखना नहीं चाहता था, इसीलिए उसे किसी ऐसे देश की ज़रूरत थी जो उसका कचरा ले सके। इसीलिए उन्होंने अपने आसपास के पुअर कंट्रीज़ में देखना शुरू कर दिया और फिर अमेरिका ने साउथ ईस्ट एशिया डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे इंडिया, टर्की, थाईलैंड, मलेशिया इनको अपना कचरा बेचना शुरू कर दिया। इन कंट्रीज़ में पहले से ही ये लोग अपने 70% प्लास्टिक वेस्ट को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे थे और फिर इसके बाद इन लोगों ने अमेरिका से भी कचरा खरीदना शुरू कर दिया। मतलब यार, एक तो तुम लोग पहले से ही अपनी गंदगी साफ नहीं हो रही है और पड़ोसियों से भी कह रहे हो कि हमारे घर में आकर कचरा डाल दो। अब इन देशों में जो रिसाइकलिंग कंपनी है उनके लिए कचरा प्योर गोल्ड की तरह है। यह कंपनियां $150 में 1 टन से ज़्यादा प्लास्टिक को अमेरिका से खरीदती हैं और फिर उसे पिघलाकर इस प्लास्टिक को रिसाइकल करके अमेरिका को $800 में बेच देती हैं। इस तरह से इन कंपनियों को लगभग 500% का प्रॉफिट हो जाता है और किसी छोटे या डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इतना प्रॉफिट बहुत बड़ी बात होती है। अब आपने प्लास्टिक के लगभग हर प्रोडक्ट पर रिसाइकल का लेबल लगा हुआ देखा होगा, लेकिन यह सच नहीं होता है। प्लास्टिक से बने हुए हर प्रोडक्ट को रिसाइकल नहीं किया जा सकता है।
क्योंकि कभी कभी वह बहुत ही ज़्यादा गंदे होते हैं या फिर उनमें कोई ऐसी चीज़ रखी गई होती है जो कि बहुत ही खतरनाक होती है या फिर किसी खतरनाक केमिकल को रखा गया होता है। अब हम मलेशिया, टर्की, यहाँ तक कि अपने इंडिया की ही बात करें तो यहाँ पर एनवायरनमेंट को बचाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस और कानून बने हैं, लेकिन ये बात भी सबको पता है कि इनका पालन कोई भी नहीं करता है और इसी वजह से इस खतरनाक कचरे को कहीं पर भी फेंक दिया जाता है। कभी इस कचरे को इकट्ठा करके पहाड़ बना दिया जाता है तो कभी इसे समुद्र में बहा दिया जाता है या फिर इसे जला दिया जाता है और कोई भी इस सब के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है और फिर यह कचरा हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही डेंजर साबित होता है। अगर आप कभी भी इस माउंटेन के पास जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें से कितनी ज़्यादा खतरनाक बदबू हमेशा आती रहती है। यह बदबू बिल्कुल टॉक्सिन्स और अमोनिया जैसी होती है और सबसे बड़ी बात, इन माउंटेन्स में कभी भी अचानक आग भी लग जाती है क्योंकि इन कचरे में बैटरी पड़ी होती है जो कभी भी एक्सप्लोड हो जाती है या फिर सूरज की गर्मी से भी इनमें आग लग जाती है। तो करीब सर 20 घंटा हो चुके हैं जी। और अब तक एक ही दमकल आई हुई है और ना कोई नेता आया है, ना छोटा आया, ना बड़ा आया, ना बीजेपी का, ना केजरीवाल। और जो लोग इन प्लास्टिक के डंप्स के पास रहते हैं उन्हें हमेशा हेल्थ की प्रॉब्लम होती रहती है। ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर सांस की बीमारी हो जाती है। यह सब कुछ यहाँ आसपास की हवा में मिल जाते हैं। एक स्टडी में पाया गया था कि इंडिया में जो माउंटेन का कचरा है उससे होने वाले पॉल्यूशन की वजह से आसपास के लोगों को सांस के अलावा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। यहाँ पर जो लोग कचरे को उठाने का काम करते हैं वह पूरे दिन इसी कचरे में लगे रहते हैं और इसमें से प्लास्टिक को अलग करते रहते हैं क्योंकि इनके पास और कोई बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं होती, क्योंकि जितने भी ये लोग गार्बेज पिकर हैं यह बहुत ही गरीब और बैकवर्ड क्लास के होते हैं और उनके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है और इसलिए अपने खर्चों को चलाने के लिए ना चाहते हुए भी इन्हें यह काम करना पड़ता है। All these waste pickers who are actually the poorest of the poor and the most backward classes, they have no other option for livelihood. They don't have any other skills. So only the very poor people will actually become a waste picker. These people live around a landfill because that is their source of livelihood. So while we can criticize and say that why do they live here if it is so hazardous, they have so many injuries because they pick waste from the landfills or dump sites with their bare hands. There are sharps lying there, it infects them. Then a daily inhalation of all those toxic fumes in a landfill. I mean, you can imagine when you pass a dhala or a garbage dump, you have to close your nose. People who are working 24/7 on a landfill, you can imagine they have headaches, they have nausea, they have gastroenteritis, spinal problems. I think that's a part of their daily life. इन लोगों को हमेशा इंजरीज भी होती रहती हैं क्योंकि इन्हें इस कचरे के बिना किसी ग्लव्स के ही साफ करना होता है। अब इस कचरे में शार्प ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जिनकी वजह से इन्हें इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं। अब आप लोग खुद ही इमेजिन करके देख लीजिए, जब भी आप किसी गार्बेज के पास से निकलोगे तो आपको अपनी नाक बंद करनी पड़ जाएगी। तो इस बात से ही अंदाजा लगा लो कि इन लोगों का क्या होता होगा जो लोग 24 घंटे और 7 दिन इसी गार्बेज के पास रहते हैं। इन लोगों को सरदर्द की प्रॉब्लम, नोज प्रॉब्लम, स्पाइनल प्रॉब्लम इनकी डेली लाइफ के रूटीन बन चुके होते हैं। क्या करूँ, अपना माँ बाप तो अपना ज़िंदगी हमारा बनाया ही नहीं, ठीक है। 1984 से मेरा यहाँ ये मेरे 2 भाई का जन्म है। यहाँ का पैदाशी मैं, इसी यहाँ का पैदाशी मैं हूँ, ठीक है। इसी जगह स्मेल तो ये है कि हमारी 12 महीने आती हैं यहाँ पे। स्मेल भी नाक के द्वारा सीधे माइंड को इफेक्ट कर रही है। बट हमारा सबसे पहला कार्य है कि हम आग पे नियंत्रण कर सकें। तो पूरे बरसात हो रही है, माल वाल नहीं मिलेगा, हर काम सर्वे लगाते हैं, गर्मी होता है ना, तो बहुत बरसात के चक्कर हवा चलता है इतना जोर से, आँख में मारता है पानी हवा से चक्कर में, तो फिर खत्ते से भग के। अब जिस प्लास्टिक को समुद्र में फेंक दिया जाता है उसे समुद्र में रहने वाले जानवर खा लेते हैं, या फिर जिसे आप लोग अपने आसपास की गलियों में फेंक देते हो उसे आपके गलियों में रहने वाले जानवर खा लेते हैं, जिससे उन्हें भी प्रॉब्लम्स होती हैं। आप अपने आसपास के जितने भी जानवरों को देखते हो, चाहे वह गाय हो या भैंस हो, कुत्ता हो या फिर कोई भी पक्षी हो, वे सभी ना चाहते हुए प्लास्टिक को खाते हैं। अगर कभी भी आपने इन जानवरों के अंदर देख लिया तब आपको पता चलेगा कि उनके अंदर कितनी प्लास्टिक भरी हुई है। कभी कभी ऐसी वीडियो सामने आती रहती है जिनमें से गाय के अंदर से प्लास्टिक को निकाला जाता है। अब इसे ही देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि यह जानवर इस प्लास्टिक को खाने के बाद कितनी प्रॉब्लम में रहते हैं।
और दूसरी तरफ हमारे समुद्र में माइक्रो प्लास्टिक्स भी मिली हुई हैं। माइक्रो प्लास्टिक एक ऐसी प्लास्टिक होती है जो कि इंसान के बाल के बराबर पतली होती है। एक बार कुछ रिसर्चर्स ने समुद्र के नीचे 1000 मीटर पर जाकर सरफेस में एक रोबोट व्हीकल की मदद से माइक्रो प्लास्टिक पर रिसर्च की थी और उन्होंने इतनी गहराई में हर जगह पर माइक्रो प्लास्टिक को पाया था। इसका मतलब है कि समुद्र में वही प्लास्टिक नहीं है जिसे आप लोग देख सकते हो, और यह प्लास्टिक समुद्र की गहराई में रहने वाले छोटे छोटे जानवरों को धीरे धीरे खत्म कर रही है। Starting from the sea surface and going down to 1,000 meters using our robotic vehicles. We found microplastics at every depth we sampled in Monterey Bay. The most common type of microplastic we found in the deep sea was PET. अब यहाँ पर सबसे बुरी बात यह है कि प्लास्टिक के इतने सब नुकसान जानने के बाद भी आप लोग तो प्लास्टिक को खरीदना बंद करोगे नहीं, क्योंकि आज के टाइम पर प्लास्टिक हमारे जीवन का एक ही हिस्सा बन चुका है। तो अब सोचना यह है कि इस सब का सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले तो हमारी सरकार को विदेशों से कचरे को खरीदना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यह कचरा हमारे देश में रहने वाले लोगों के साथ साथ जानवरों और समुद्र में रहने वाले जीवों को भी नुकसान पहुंचा रहा है और इसके साथ साथ ही हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी खतरा बन चुका है। अब सरकार का इसके लिए सिर्फ एक ही जवाब होगा कि इससे तो हमारे इनकम के सोर्स कम हो जाएंगे। तो भाई, इनकम के और भी सोर्स होते हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। ऐसी इनकम का क्या फायदा जिससे इंसान, जानवर और हमारे एनवायरनमेंट को भी खतरा बना हुआ है। और दूसरी बात, अगर इनकम की इतनी ही फिक्र है तो जो लोग हजारों करोड़ों का घोटाला करते हैं या फिर जो नेता करोड़ों की ब्लैक मनी को लेकर बैठे हुए हैं उनको पकड़ो। एक G20 जिसका बजट सिर्फ 900 करोड़ का तय किया गया था, उसमें तुम लोगों ने 4100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जिससे कोई भी इनकम होने वाली नहीं है। तो मेरा बस सरकार से सिर्फ यही कहना है कि हो सके तो यह कचरा खरीदना बंद कर देना चाहिए, जिससे इंसान के साथ साथ जानवरों और हमारे एनवायरनमेंट को भी बचाया जा सके। आपके इस बारे में क्या विचार है कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।